दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग यूपी टेट वंशानुक्रम एवं वातावरण के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और ये जो सेक्शन है ये पर्यावरण से लिया गया है। यूपी टेट में पर्यावरण से 30 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है, शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण से क्या तात्पर्य है। ये कहना क्या चाह रहा है कि जिसे सामाजिकरण का जो संबंध है वो शिक्षा में किस प्रकार से उपयोगी है। तो पहला है अपना सामाजिक मानदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। अगला है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों और अनुपालन करना। तो इसमें जो है सबसे सूटेबल आंसर जो है सामाजिक मानदंड बनाना एक गलत है। समाज में बड़ों का सम्मान करना केवल बड़ों का ही नहीं, हर किसी का सम्मान एवं आदर करना चाहिए। तो ये भी सही है, मगर इससे भी सही आंसर हमको ढूंढना है। अगला है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। सबसे महत्वपूर्ण जो होता है, अगर हम वातावरण के अनुसार अनुकूल करना जान गए हैं तो वही सबसे अच्छा और सबसे बेहतर ऑप्शन होगा। तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है कि अनुकूलन और समायोजन होता है। अगला है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। ये कथन किसका है। तो आप देख सकते हैं ये कथन है, कथन, और ये किसने कहा है ये आपको बताना है। पहला है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। तो यह कथन किसका है। ऑप्शन है हरलाक का, दूसरा है टीपी नन का, तीसरा मैकडूगल का, चौथा रास का। तो ये हरलाक ने कहा है। अगला है निम्न में सामाजिक मूल्य कौन सा है। इसमें सामाजिक मूल्य पूछा है। प्राथमिक लक्ष्य, मूल प्रवृत्ति, सहायता परक व्यवहार, आक्रामकता की आवश्यकता। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सहायता परक व्यवहार ही सामाजिक मूल्य है। अगला है गिरोह अवस्था। ये काफ़ी बार पूछी गई है। गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है। गिरोह अवस्था जो है वो बाल्यावस्था से संबंधित है। और बाल्यावस्था में कौन सी एज पे ये अवस्था होती है तो उसको आपको बताना है। तो ये जो होती है 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। 8 से 10 वर्ष का जो बालक होता है उसे हम गिरोह की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसमें बच्चों की जो लंबाई होती है वो बिल्कुल नहीं बढ़ती है, ना के बराबर बढ़ती है। आपको देखने में लगेगा ही नहीं कि बच्चा बढ़ रहा है या इसकी लंबाई ऐसी लगती से लंबाई ठप हो गई है। तो वही है गिरोह की अवस्था। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के समाजीकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो, ये बिल्कुल सही है। कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए, बिल्कुल। सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। अगला है समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता और सामाजिक कौशलों को सीखना चाहिए। तो इसमें पूछा क्या गया है कि सही नहीं है। नहीं वाला है ऑप्शन आपको देखना है कि बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो ये गलत है। इसमें बताना है प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यही सही होगा, अर्थात ये गलत है। अगला है बच्चे को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ प्राप्त होता है। परिवार से, विद्यालय से, सांस्कृतिक केंद्र से या धार्मिक से। तो पहला जो होता है पाठ परिवार से ही शुरू होता है।
बच्चे की प्रथम पाठशाला जो होती है वो परिवार ही होता है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण है? द्वितीयक सामाजिकरण एजेंसी का उदाहरण कौन सा है? परिवार एवं पड़ोस। परिवार प्रथम हो गया, इसमें आपको द्वितीयक बताना है, इसमें परिवार भी प्रथम हो जाएगा। विद्यालय, मीडिया, तो इसमें परिवार भी प्रथम है, पास पड़ोस भी है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। विद्यालय और मीडिया जो है वो द्वितीयक ऑप्शन है, विद्यालय एवं मीडिया। अब अगला देख लेते हैं। अगला दिया है, निम्न में कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? इसमें आपको सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी बताना है। स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तक। तो सामाजिकरण की जो निष्क्रिय एजेंसी होती है वो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व है। खेल का, बाल साहित्य का, दिनचर्या का, संचार माध्यम का। तो इसमें पूछा है बच्चों के सामाजिक विकास में किसका विशेष महत्व है, तो वो है खेल का। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यहाँ पे आप खेल भरेंगे। अगला है, एक शिक्षक विद्यालय में या विद्यार्थियों है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? महान व्यक्तित्वों को बारे में या महान व्यक्तियों के बारे में बताकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है, आदर्श रूप से बर्ताव करके, यही सबसे सही आंसर है इसमें। अगला है, बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य है। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास के रूप में मुख्य क्या होता है? तो पहला, सामाजिक चेतना का यथेष्ट विकास। दूसरा है, बालक व बालिकाओं में एक साथ मिलकर रहने की प्रवृत्ति। तीसरा है, अपनी अवस्था के गिरोह से अलग रखना। बाल्यकाल की अंतिम अवस्था में माता पिता से स्वस्थ सामंजस्य। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है वही सही है, बी इज राइट आंसर। अगला है, बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि इससे शिक्षा का काम कम हो जाता है। छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सबसे सही आंसर है, तो आगे पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अगला है, वह अवस्था जब बालक अपने अभिभावकों के साथ कम आनंदित होता है संबंधित है। वह कौन सी अवस्था है जब बालक अपने अभिभावकों के साथ खुश नहीं रहता है, आनंद नहीं उठा पाता है, थोड़ा बहुत आनंदित रहता है? तो पहला, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, भाषा विकास से या सामाजिक विकास से। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा, भाषा वो सामाजिक विकास से। अगला है, बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्न में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? पहला, इसमें ऑप्शन दिया है, विद्यालय में विभिन्न त्योहारों का आयोजन करना। दूसरा, अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठने को आयोजन करना। तीसरा है, बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। चौथा है, विद्यालय में बाल मेला का आयोजन करके। ऑप्शन नंबर सी कि बच्चों को स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना। अगला है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत। तो इसमें सामाजिक का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। अगला है, कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवादिता कम करने और विकास के विस्तार की संभावना को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन इसमें दिया है, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना, समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना, एक ही लिंग की योग्यता समूह बनाना। अगला है, क्रियाकलाप के
लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर डी सबसे सही आंसर है यहाँ। अगला है, समाज में विभिन्न लिंगों के उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन समाज की अवधारणा को क्या कहते हैं? जेंडर भूमिकाएं, जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादिता या जेंडर विभेदीकरण। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा जेंडर रूढ़िवादिताएं कहते हैं। अगला है, हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियां करती हैं। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? इसमें बताया गया है कि जो पिता होते हैं वो घर के कार्य करते हैं, घर के कार्यों में लगे होते हैं और माता साहसी कार्य करती है। तो यह कैसे महत्वपूर्ण है, मतलब किस लिए महत्वपूर्ण है? यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है, यह जेंडर स्थिरता को प्रोत्साहित करता है, यह जेंडर विभेदीकरण को बढ़ाता है या जेंडर पक्षपात। तो इसमें कहा गया कि माता जो है वो साहसी हैं, पिता घर के कार्य करते हैं। ये बिल्कुल रूढ़वादी यूँ से उल्टा कहा गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए है कि रूढ़वादियों का समापन करता है। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है, समाचार पत्रों में कहानियों एवं कतरनों का चयन करना एवं प्रस्तुत करना जो पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गैर परंपरागत भूमिका में चित्रित करते हैं, निम्नलिखित में से किसके लिए प्रभावशाली रणनीति है? लैंगिक जेंडर स्थिरता को बढ़ाने के लिए, या रूढ़वादी लैंगिक जेंडर भूमिकाओं को प्रोत्साहित देने के लिए, या लैंगिक या जेंडर रूढ़ियों का सामना करने के लिए, या जेंडर लैंगिक भेदभाव को बढ़ाने के लिए। तो इसका सामना करने के लिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, सामाजिक भूमिकाओं के कारण न कि जैविक वैज्ञानिक विशेषता के कारण सौंपी गई विशेषताएं क्या कहलाती हैं? जेंडर भूमिका दबाव, जेंडर भूमिका रूढ़बद्धता, जेंडर भूमिका नैदानिकी, जेंडर भूमिका अभिव्यक्ति। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेंडर भूमिका रूढ़वादिता। अगला है, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक डैश में बचती है। डैश में आपको क्या भरा जाएगा? एक अच्छी पाठ्य पुस्तक किससे बचती है? तो वो लैंगिक पूर्वाग्रह से बचती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। अगला है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। यह किसका उदाहरण है? इसमें पूछा है कि एक शिक्षक जो है लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, तो वो एक प्रकार से जेंडर पक्षपात कर रहा है। अगला है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? पहला है, जेंडर पक्षपात में के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, जेंडर पक्षपात में के बारे में परिचर्चा। अगला है, जेंडर है एक सामाजिक संरचना है, एक आर्थिक अवधारणा है, एक जैविक निर्धारण है, एक मनोवैज्ञानिक सत्ता है। तो जेंडर ये बहुत बार पूछा गया है, महत्वपूर्ण है कि जेंडर क्या है। आपको बताना है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है। अगला है, लिंग क्या है? तो लिंग आपको बताना है एक जैविक संरचना है। आप दोनों में कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा। जेंडर समाज से जुड़ा है और लिंग जो है वो जैविक प्रक्रिया है, एक जैविक संरचना है। अगला है, खिलौने, पहनावे की जो वस्तुएं होती हैं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? जेंडर सिद्धांत, जेंडर प्रासंगिकता, विकसित जेंडर पहचान, जेंडर रूढ़िवादी। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है, खिलौने
एवं पहनावा वही सेम है तो जेंडर रूढ़वादी हो जाएगा। अगला है बच्चे, इसमें क्या भरा जाएगा, को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। सामाजिक, सांस्कृतिक, ट्यूशन, मीडिया, तो किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग की भूमिका ग्रहण करते हैं, तो ट्यूशन को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में और लड़कियों से अच्छे होते हैं तो यह दर्शाता है अध्यापक, तो जेंडर पक्षपात कर रहा है ये। ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन नीचे दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें कौन सा सही है। लड़कों को घर के कामों में सहायता करना चाहिए। सभी लड़कों को विज्ञान एवं गणित तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। अगला है लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए, लड़कों को घर से बाहर के कामों में, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगला है अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान के सभापति के सत्ता पर सभा अध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका भाषा पर अच्छा अधिकार रखती हैं, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं, लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त हैं ये, तो ऑप्शन नंबर बी है जो एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही हैं। अगला है कक्षा कक्ष में जेंडर विभेद क्या है। शिक्षार्थियों के निष्पादन को प्रभावित करना नहीं करता, शिक्षार्थियों के हर्षोन्मुख प्रयासों एवं निष्पादन का कारण बन सकता है, पुरुष शिक्षार्थियों के वृद्धि उन्मुख प्रयासों तथा निष्पादन का कारण बन सकता है, महिलाओं एवं शिक्षकों की अपेक्षा पुरुष शिक्षकों के द्वारा अधिक किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 20 में सही हो जाएगा। अगला है छात्राएं गणित के सवाल अच्छे से सीखती हैं, लेकिन उन्हें तब कठिनाई आती है जब उनमें तर्क वितर्क के बारे में पूछा जाता है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है पहला हो गया। दूसरा है कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह ही लड़कियां गणित में अच्छी हैं, अपनी उम्र के लड़कों की तुलना में स्थानिक अवधारणाओं में कम कुशलतापूर्ण निष्पादन करती हैं, गलत है, यही ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, कि अपनी उम्र के लड़कों की तरह लड़कियां भी गणित में अच्छी हैं। अगला है राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है या दर्शाता है। वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, प्रगतिशील चिंतन, लैंगिक पूर्वाग्रह, तो ऑप्शन नंबर डी है, लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाती है। अगला है पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने यहाँ खाली है के प्रति कठोर होंगे, समस्या, जीवनशैली, संप्रति, आवासिकता, तो समस्या के प्रति कठोर होंगे। तो ये रहे हमारे आप 30 क्वेश्चन पर्यावरण के, जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा और तैयारी अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि 1 महीने पेपर और बचा हुआ है, लगभग 1-2 महीने, तो 2 महीने से कम ही है यूपी टेट का पेपर। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा और आप हमारे चैनल से जुड़िएगा। अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर।